Bismillahirrahmanirrahim. So we will discuss Pug family today. Pug family कहाँ की? Vector की. ठीक हो गया? So small p stands for the plasmid, U is for university, C is for California. ठीक है, तो ये क्या हो गया? जो प्लाज्मिड है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इन लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया और फिर अल्टीमेटली इनके पास जितने भी वेक्टर्स थे उसको आप पग फैमिली वेक्टर कहते हैं. ठीक है, जिस तरह टक नहीं होता, बिस्किट्स होते हैं, इस तरह हमने इसको पग कह दिया. अगर आपको ये कहना पसंद नहीं है तो आप PUC भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू. एनी हाउ, ये ऑल दो दे वर डिराइव फ्रॉम प्लाज्मिड, जिसको हम कहते हैं बॉलीवॉर एंड रेट्रिग्यूज 322 PBR 322 वेक्टर से डिराइव किया गया है. मगर आप माइंड में रखो कि ये अर्ली प्लाज्मिड्स में से हैं, अर्ली वेक्टर्स में से हैं. तो अगर आप आज के वेक्टर के साथ इनको कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड देम विद अ लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स. इनके मेजर ड्रॉबैक्स क्या हैं कि ये जो DNA फ्रेगमेंट ज़्यादा बड़े साइज़ का कैरी नहीं कर सकते. इस स्लाइड पे आपको सीधा नज़र आ रहा है कि 5 KB का फ्रेगमेंट सिर्फ इसमें इंसर्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा फ्रेगमेंट इसमें इंसर्ट नहीं हो सकता. तो अब जब हम कर रहे हैं, जब हम थाउजेंड्स ऑफ KBs को वेक्टर्स में कैरी करा रहे हैं, तो ये हमें बड़ा मेजर ड्रॉबैक लगता है. फिर इसकी जो क्लोनिंग एफिशिएंसी और जो इंसर्ट जब आपने ऐड कर दिया वो कितना स्टेबल है या नहीं, वो भी इसके कुछ पैरामीटर्स थे जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत थी एट दैट टाइम. नेवरदीलेस इट वाज गुड बिकॉज यू कैन कंस्ट्रक्ट जीनोमिक लाइब्रेरी आउट ऑफ इट. जीनोमिक लाइब्रेरी हमने डिस्कस की हुई है. हम क्या कहते हैं कि हम अगर जीनोम लिया है हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म का और हम उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से छोटे पीसेस में कट करते हैं, फिर उन पीसेस को किसी वेक्टर में लाइगेट करके बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, एंड व्हेन वी कीप इट एज सच, तो ये हमारी जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाती है. एनी हाउ, नेक्स्ट स्लाइड पे आप चलें. 35 नंबर स्लाइड पे आप देख रहे होंगे, आपको पग वेक्टर का बेसिक डिज़ाइन नज़र आ रहा है. बेटे देखो, तीनों चीज़ें इसमें पूरी हैं. जो मैं आपसे कहती हूँ ना, प्लाज्मिड के लिए वेक्टर, प्लाज्मिड को वेक्टर कहलाने के लिए जो 3 चीज़ें चाहिए वो तीनों यहाँ मौजूद हैं. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फिर आपको यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर नज़र आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन. और अब आपको पता है ये बीटा लैक्टामेज होता है. ये जीन क्या होती है? बीटा लैक्टामेज को एनकोड करती है. बीटा लैक्टामेज वो एंजाइम है जो कि एम्पिसिलिन को डिग्रेड करता है, इसलिए ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इम्पार्ट करती है. फिर इसके अलावा हम यहाँ पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी देख सकते हैं, जिसको हम MCS भी कहते हैं, पोलीलिंकर साइट्स भी कहते हैं, PCS भी कहते हैं. एनी हाउ, दिस पर्टिकुलर साइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग इसी चीज़ मतलब इसी सेगमेंट को रेप्लिकेशन या क्लोनिंग के लिए यूज़ करते हैं. रेप्लिकेशन नहीं, इस सेगमेंट को हम यूज़ करते हैं ताकि हम यहाँ पर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर सके. हाउ? बिकॉज इट कंटेन्स मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स हियर. इतनी छोटी सी जगह पर इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स मौजूद हैं, एंड इट इज़ प्लेस्ड स्ट्रेटेजिकली. नोट करें कि ये MCS मौजूद कहाँ है? लैग-Z जीन के बीच में. लैग-Z जीन जो कि जब इंटैक्ट होगी तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाएगी. बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जाके एक्सकाल पे एक्ट करेगा. एक्सकाल पे जब वो एक्ट करेगा तो ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा. ब्लू वाइट स्क्रीन कब होगा? जब ये इंटैक्ट है. जब आपने इसको कट करके अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, अब ये इंटैक्ट नहीं रहेगा. जब इंटैक्ट नहीं रहेगा, एंजाइम नहीं बनेगा. एंजाइम नहीं बनेगा तो एक्सकाल स्प्लिट नहीं होगा. एक्सकाल स्प्लिट नहीं होगा तो कलर नहीं होगी. मीन्स हमारे पास कौन सी ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज हम उठाएंगे? जो वाइट कलर की होंगी. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है. इसको गौर से देखो, यहाँ पक 19 नज़र आ रहा है ना. साइज देखो कितना छोटा सा है, 2.6 KB. इतना छोटा सा है, 2.7 आप राउंड करके कह सकते हो. यू कैन सी हेयर डिफरेंट साइट्स. EcoR1 भी है, KPN1 भी है, BAMH1, SAL1, SPH1, ढेर सारी आपको साइट्स नज़र आ रही हैं. आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं. क्लोनिंग इज़ एज सिंपल एज दिस. कट करें, वो कहती नहीं, कट करें, ट्विस्ट करें, लिक करें, डंक करें वाला केस है. तो आप कट करें, जीन को इंसर्ट करें, लाइगेट कर दें, कहानी ख़त्म. ठीक है, आपका वेक्टर तैयार हो गया है, तैयार हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी रेडी हो गया है. अच्छा जी, फिर देखो ये जो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के लिए दोबारा से एक स्लाइड मौजूद है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ़ है. तो आप देखें, मैं रीइंफोर्स करूँगी इसको 2-3 दफ़ा. आपके पास जब जीन इंटैक्ट है, कॉलोनी किस कलर की आ रही है? ब्लू कलर की. जीन इंटैक्ट नहीं रही, DNA इंसर्ट मौजूद है, अब कॉलोनी कैसी होगी? वाइट कलर की. पिक कौन सी करनी है? वाइट वाली करनी है, और इसको लिक्विड मीडिया में लेके जाना है ताकि आप उसकी थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ या मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकें. अच्छा, ये मैंने एक साइंस
वेबसाइट से उठाई थी, बहुत मुझे अच्छी लगी। किसी पार्ट नहीं है किसी बुक का, या ये किसी क्या कहना चाहिए पब्लिकेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन ये एक साइंटिफिक वेबसाइट पे मौजूद थी जो कि पॉपुलराइज कर रहे होते हैं साइंस को। आई फाउंड इट वेरी यूजफुल। नोट करो यहाँ पे आपको होस्ट बैक्टीरियल डीएनए नज़र आ रहा है, इस तरफ आपको वेक्टर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो वेक्टर है इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो है, इसका मतलब है कि ये अगर किसी भी सेल के अंदर चला गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इसने, तो वो सेल उस मीडिया पे ग्रो करेगा जिसमें वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक मौजूद है, ठीक है। अगर ये समलेट से हम कहते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो अब ये वेक्टर की प्रेजेंस इन द बैक्टीरिया विल अनेबल द बैक्टीरिया टू ग्रो ऑन द मीडिया कंटेनिंग एम्पिसिलिन। अगर ये ना होता तो वो सेल डेड हो जाता, क्योंकि हम ऐसे होस्ट सेल को पिक करते हैं जो रेजिस्टेंट ना हो, सेंसिटिव हो एंटीबायोटिक के लिए, ठीक हो गया। अब जब ये वेक्टर एम्प्टी है तो आप देखें इसके पास जो है ना ये एक जीन आपको नज़र आ रही है अल्फा पेप्टाइड। असल में इन्होंने एक बड़ी मज़ेदार की गेम खेली हुई है और जो कि साइंटिस्ट यूजुअली करते हैं वही मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, बट पहले थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। ये एम्प्टी वेक्टर है, ठीक है, इसमें इंसर्ट मौजूद नहीं है, तो ये वाली जीन इंटैक्ट है, ये जो ग्रीन कलर की नज़र आ रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, जब वेक्टर विद इंसर्ट आ गया, ये पर्पल कलर का इंसर्ट आपको नज़र आ रहा है, तो अब ये अपनी प्रोटीन नहीं बना सकता क्योंकि ये जीन इंटैक्ट नहीं रही, ठीक हो गया। सो जब ये एम्प्टी वेक्टर है तो ये प्रोटीन बनेगी ग्रीन वाली, जब ये इंसर्ट के साथ है तो ग्रीन वाली पेप्टाइड नहीं बनेगी। अब ये प्रोटीन हमें चाहिए क्यों है? ये प्रोटीन हमें चाहिए अपने लैग-जी जीन को फंक्शनल बनाने के लिए, उसके प्रोटीन प्रोडक्ट को फंक्शनल बनाने के लिए चाहिए, और ये है क्या? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन को यूज़ किया है। होस्ट बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर इन्होंने लैग-जी का कुछ पोर्शन रखा है, कुछ पोर्शन वेक्टर के ज़रिए इंट्रोड्यूस कराया है, फाइन, ताकि जब ये इंसर्ट मौजूद हो तब फंक्शनल बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बने, जब इंसर्ट मौजूद ना हो तो फंक्शनल बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ना बने। बाकी कहानी बिल्कुल वैसी ही है कि जब आप एक्सकैल को इंट्रोड्यूस, एक्सकैल अगर मौजूद है, आपके पास फंक्शनल बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है, तो वो उसको स्प्लिट करके ये देखें क्या कर रहा है, कलर्ड कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। ये आप देख रहे हो ना, जो आपका एक्सकाल था वो अल्टीमेटली स्प्लिट किस में हुआ? ग्लैक्टोज और 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी इंडोल में, और फिर ये अल्टीमेटली आपका ब्लू कलर बन गया। सो हमने ब्लू कलर वाली कॉलोनीज पिक नहीं करनी है, हमने सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर वाली कॉलोनीज पिक करनी है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे ना इंड्यूस करने के लिए, इस एक्सप्रेशन को इंड्यूस करने के लिए आपको IPTG ऐड करना होगा, ठीक है। IPTG ये लैकोपेरॉन पे बेस कर रहा होता है ना, तो लैकोपेरॉन को इंड्यूस करने के लिए जो आप इंड्यूसिंग मॉलिक्यूल डालते हैं वो IPTG होता है। ये थोड़ा सा मैं अभी आपको टच दे रही हूँ, ये तो आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो बेटा, ब्लू कलर नहीं पसंद, कोई बात नहीं, आपके लिए हम न्यू स्क्रीनिंग वाली टेक्निक ले आते हैं। कैसे? इधर देखो वेरिएंट्स है, वेरिएंट्स में कौन कौन से हैं? ब्लू गाल, ब्लू का ज़रा डिफरेंट शेड, मिजेंटा गाल, एस गाल जिसमें आपको ऑरेंज कलर नज़र आता है। तो यू कैन चूज़ नाउ कि आपको कौन से वाली स्क्रीनिंग पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकें। तो देखो, साइंस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा, होता क्या है इसमें कि आप ना ये जो हम अपने मॉलिक्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, they absorb low energy, low frequency, low wavelength light, so you see high energy, high frequency, short wavelength अगर आपको नज़र आ रहा है तो आपको ब्लू कलर का नज़र आएगा। Anyhow, आगे की तरफ हम चलते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में स्लाइड में इतना कुछ नहीं है कलर्स के अलावा बताने को। अब ये थोड़ी सी पुरानी साइट आ गई है, ये मैंने कहाँ से ली है? ये मैंने भी पढ़ी थी किताब जब मैं अपनी MSc कर रही थी, मैम अजरा ने हमें पढ़ाई थी। प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद टेक्स्ट बुक आई नहीं है, जो आपकी प्योर जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक है वो नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये इतनी रैपिडली इवॉल्विंग साइंस है, और जो फील्ड में मौजूद हैं, देखो जो फील्ड में हैं, जो साइंस कर रहे हैं, बेंच वर्क कर रहे हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं होता ना बुक्स लिखने का, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं आई है। ऑल्दो हर साल मैं इंटेंट करती हूँ कि मैं अब इसका एक प्रपोजल ज़रूर भिजवाऊंगी, एंड आई वांट टू राइट अ बुक, बट द सेम अप्लाई